आज हम जिस विषय की गहराई में उतर रहे हैं वो सिर्फ पैसे, बचत या कर्ज के बारे में नहीं है। हाँ। ये असल में भरोसे की कहानी है। जो सामग्री हमारे पास है वो एक अर्थशास्त्र की किताब का अध्याय है, मुद्रा, बचत एवं साख। बिल्कुल। लेकिन इसे पढ़ते हुए मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ लेन देन की बात नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि हम इंसानों ने एक तरह से अजनबियों पर भरोसा करना कैसे सीखा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पैसा अपने आप में कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक कागज या कह सकते हैं धातु का टुकड़ा है। हाँ। उसकी असली ताकत उस भरोसे में है जो हम सब ने मिलकर उसमें डाला है। आज हम इसी भरोसे के सफर को देखेंगे, एक ऐसी दुनिया से जहाँ कोई भरोसा नहीं था, आज की डिजिटल दुनिया तक जहाँ भरोसा लगभग अदृश्य हो गया है। अच्छा, तो पैसे के आविष्कार से पहले की दुनिया की कल्पना करना भी मतलब मुश्किल है। बहुत मुश्किल। क्या लोग बस सामान के बदले सामान बदलते थे? हाँ, जिसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। हाँ, वस्तु विनिमय मतलब मैं आपको 4 मुर्गियां दूं और आप मुझे कुर्सी दे दे। ये सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर मुझे यकीन है कि इसमें दिक्कतें बहुत आती होंगी। दिक्कतें? आप इसे सिरदर्द कहिए। अच्छा। कल्पना कीजिए आपको जूते चाहिए और आपके पास गेहूं है। अब आपको एक ऐसा मोची ढूंढना पड़ेगा जिसे जूते के बदले गेहूं ही चाहिए हो सकता है उसे गेहूं नहीं बल्कि तेल चाहिए हो। अब आप क्या करेंगे? तो पहले तेली को ढूंढो जिसे गेहूं चाहिए। बिल्कुल, उससे तेल लेंगे और फिर उस तेल को लेकर मूची के पास जाएंगे। सोचिए कितनी ऊर्जा और समय की बर्बादी है। हाँ, ये तो बहुत ही उलझा हुआ है। अर्थशास्त्री इसी मुश्किल को एक भारी भरकम नाम देते हैं, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। दोहरा संयोग यानी दो ऐसे लोगों का मिलना जिनकी जरूरतें एक दूसरे से पूरी हों। और इसमें मूल्य तय करना तो और भी मुश्किल होता होगा। एक गाय के बदले कितनी बकरियां? यही तो। या एक बोरी गेहूं के बदले कितने मीटर कपड़ा? इसका तो कोई हिसाब ही नहीं रख सकता। यही तो असली समस्या थी। और कुछ चीजें तो आप जमा भी नहीं कर सकते, जैसे फल या सब्जियां। हाँ, वो सड़ जाएंगी। और मान लीजिए आपके पास एक घोड़ा है, लेकिन आपको सिर्फ 1 किलो नमक खरीदना है, तो घोड़े का पैर तो नहीं काट के दे सकते। बिल्कुल, ये अव्यवहारिक था। इसी अव्यवस्था और कह सकते हैं भरोसे की कमी ने एक क्रांतिकारी विचार को जन्म दिया, पैसा। तो पैसा इस दोहरे संयोग की समस्या का हल था। हाँ, एक ऐसी चीज जिसे हर कोई लेने को तैयार हो, भले ही उसे उसकी सीधी जरूरत ना हो। बिल्कुल, क्योंकि हर किसी को भरोसा है कि वो उस चीज से अपनी जरूरत की कोई और चीज खरीद सकता है। एकदम से। और पैसे का विकास भी मतलब भरोसे के विकास की कहानी है। किताब में इसका पूरा सफर बताया गया। शुरू में लोगों ने वस्तु मुद्रा का इस्तेमाल किया, जैसे शिकारी समाज में जानवरों की खाल या खेती वाले समाज में अनाज। पर इनको भी तो रखने और लाने ले जाने में दिक्कत थी। बहुत दिक्कत थी। तो फिर धातुएं आईं। सोना चांदी। हाँ, धात्विक मुद्रा, तांबा, चांदी, सोना, ये टिकाऊ थी। इन्हें आसानी से छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता था। अच्छा। लेकिन यहाँ एक और बड़ा कदम था, सिक्के। यह सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं था। तो क्या था? जब एक राजा या सरकार किसी धातु के टुकड़े पर अपनी मोहर लगाती थी तो वो सिर्फ वजन या शुद्धता की गारंटी नहीं दे रही थी। तो वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी, इस पर मेरा अधिकार है और इस पर भरोसा किया जा सकता है। अरे वाह। यहीं से पैसे और सत्ता का गहरा रिश्ता शुरू हुआ, जो आज भी कायम है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। मतलब सिक्के सिर्फ मुद्रा नहीं थे, वो अधिकार और भरोसे का प्रतीक थे। बिल्कुल। और फिर तो तकनीक के साथ साथ भरोसे का रूप भी बदलता गया होगा। कागज के नोट आए। हाँ, कागजी मुद्रा, जो खुद में तो बेशकीमती नहीं है, पर हमें उस सरकार पर भरोसा है जो उन्हें जारी करती है। और आज तो हम प्लास्टिक मुद्रा के युग में, डेबिट और क्रेडिट कार्ड। और अब तो वो भी पुराना हो रहा है। अब डिजिटल पेमेंट है, जहाँ पैसा सिर्फ स्क्रीन पर एक नंबर है। जानवरों की खाल से लेकर स्क्रीन पर एक नंबर तक। ये भरोसे का ही तो सफर है। हम अब किसी वस्तु पर नहीं बल्कि एक सिस्टम पर, एक नेटवर्क पर भरोसा कर रहे हैं। तो पैसा सिर्फ खरीदने बेचने का एक जरिया नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था को कुछ खास शक्तियां देता है। किताब में इसके कई कार्यों का जिक्र है, लेकिन वे थोड़े किताबी लगते हैं। हाँ, उन्हें आसान भाषा में समझते हैं। जरूर। पहला तो वही है विनिमय का माध्यम, यानी लेन देन को आसान बनाना। ये तो पैसे की बुनियाद है। ये तो साफ है। लेकिन दूसरा काम ज्यादा दिलचस्प है, मूल्य का मापक। मूल्य का मापक? हाँ, पैसा हर चीज को एक कॉमन भाषा देता है। अब हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि कार की कीमत कितनी गायों के बराबर है। हाँ, सही बात है। हमें पता है कार 10 लाख की है और गाय 50,000 की। इसने व्यापार को बहुत आसान बना दिया। और भविष्य के लिए योजना बनाने में भी तो मदद करता होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। इसका तीसरा काम है मूल्य का संचय, मतलब बचत करना। हाँ, आप अपनी मेहनत की कमाई को बचा कर रख सकते हैं। अनाज तो सड़ जाएगा, लेकिन पैसा खराब नहीं होता। आप आज की कमाई को कल या 10 साल बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भविष्य की योजना बनाने की आजादी देता है। और एक और कार्य का जिक्र है, विलंबित भुगतान का मान। ये सुनने में बहुत जटिल लगता है। इसे ऐसे समझिए कि ये पैसे को एक टाइम मशीन बना देता है। टाइम मशीन कैसे? इसी की वजह से उधार लेना और देना संभव हुआ। आप आज किसी से पैसे उधार लेते हैं
और भविष्य में उसे लौटाने का वादा करते हैं। अच्छा। पैसा उस वादे का मूल्य तय करता है। इसके बिना लोन, ईएमआई, निवेश कुछ भी संभव नहीं होता। पूरी वित्तीय दुनिया इसी एक विचार पर टिकी है। वाह, मतलब पैसा सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि एक सिस्टम है जो हमें भविष्य के साथ लेन देन करने की काबिलियत देता है। बिल्कुल। इसी से मुझे साख या क्रेडिट का ख्याल आ रहा है। किताब कहती है कि साख का मतलब ही भरोसा है। असल में साख या क्रेडिट पैसे के लिए वही टाइम मशीन है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। बैंक को या किसी व्यक्ति को आप पर भरोसा है, इसलिए वो आपको भविष्य का पैसा आज इस्तेमाल करने देता है। वो इस भरोसे पर दाव लगा रहा है कि आप समय पर उसे वापस कर देंगे। ब्याज के साथ? हाँ, ब्याज के साथ। और ये सामग्री बताती है कि ये भरोसा दो तरह का होता है, एक औपचारिक यानी बैंकों वाला और दूसरा अनौपचारिक यानी साहूकारों वाला। हाँ, और इन दोनों में क्या फर्क है? ये अंतर जमीन आसमान का है, खासकर भारत जैसे देश में। औपचारिक साख बैंकों और सहकारी समितियों से मिलती है। अच्छा। इस पर रिजर्व बैंक की नजर होती है, नियम कानून होते हैं, ब्याज दरें आमतौर पर कम होती हैं, 10-15% के आसपास। लेकिन इसमें कागजी कार्रवाई बहुत होती होगी? हाँ, आपको बहुत सारे कागजात और कोई गारंटी, जिसे प्रतिभूति कहते हैं, देनी पड़ती है। और दूसरी तरफ है अनौपचारिक साख। वो साहूकारों या दोस्तों रिश्तेदारों से मिलती है। यहाँ कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती, पैसा जल्दी मिल जाता है, लेकिन ये एक जाल भी हो सकता है। जाल कैसे? इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। ब्याज दरें बहुत ज्यादा, 30%, 50% या कभी कभी तो 100% से भी ज्यादा हो सकती हैं। 100%? हाँ, और यहीं कर्ज का फंदा यानी डेट ट्रैप का खतरा पैदा होता है। ये कर्ज का फंदा शब्द ही डरावना है। हाँ, ये तो कुछ वैसा ही है जैसे लोग क्रेडिट कार्ड के कर्ज में फंस जाते हैं। बिल्कुल वही बात है, जहाँ आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते रहते हैं और मूल कर्ज कभी खत्म ही नहीं होता। ये तो एक ही चक्कर है, बस साहूकार की जगह बैंक ने ले ली है। एकदम वही। किताब में रामू नाम के एक किसान का बड़ा ही दर्दनाक उदाहरण है। वो खेती के लिए एक साहूकार से 30% ब्याज पर कर्ज लेता है, लेकिन सूखा पड़ जाता है और उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। तो वो कर्ज नहीं चुका पाता होगा? बिल्कुल नहीं। अगले साल उसे पुराना कर्ज चुकाने के लिए एक और कर्ज लेना पड़ता है। ओहो। ब्याज पर ब्याज चढ़ता जाता है और आखिर में उसे अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ता है। वो गरीबी के एक ऐसे दुष्चक्र में फंस जाता है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन एक मिनट, क्या अनौपचारिक साख हमेशा ही बुरी होती है? अच्छा सवाल है। सोचिए, अगर किसी को आधी रात को अस्पताल के लिए पैसों की जरूरत पड़ जाए तो कोई बैंक तो तुरंत कर्ज नहीं देगा। नहीं देगा। उस वक्त शायद वही साहूकार काम आता है, भले ही उसकी ब्याज दर ज्यादा हो। तो क्या यहाँ पहुंच और उपलब्धता ब्याज दर से ज्यादा जरूरी नहीं हो जाती? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप सही हैं। अनौपचारिक साख की सबसे बड़ी ताकत उसकी पहुंच और तेजी है। कई बार ये जिंदगी बचाने का काम भी करती है। समस्या तब होती है जब ये मजबूरी का फायदा उठाने लगती है और शोषण का रूप ले लेती है। सही बात है। सुलभ हो जाए कि लोगों को साहूकारों के पास जाना ही न पड़े। रामू किसान का उदाहरण वाकई परेशान करने वाला है। इसी ये सवाल उठता है कि ये जो बड़े बड़े बैंक हैं जो औपचारिक कर्ज देते हैं, वे इस तस्वीर में कहाँ फिट होते हैं? क्या उनका सिस्टम बेहतर है? वे असल में काम कैसे करते हैं? बैंकों का मॉडल दिखने में बहुत सरल है। वे दो काम करते हैं, लोगों से पैसा जमा करना और दूसरों को वही पैसा उधार देना। अच्छा। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक आपको उस पे थोड़ा ब्याज देता है, मान लीजिए 4%। ठीक है। फिर बैंक आपके उस पैसे को किसी और को लोन पर दे देता है और उससे ज्यादा ब्याज वसूलता है, मान लीजिए 12%। बीच का जो 8% का अंतर है वही बैंक का मुनाफा है। तो वे असल में भरोसे के दलाल हैं? बिल्कुल। वे जमाकर्ताओं का पैसा उधारकर्ताओं को उनके भरोसे पर देते हैं। और इन सब पर नजर कौन रखता है? मतलब ऐसा क्या है जो हमें भरोसा दिलाता है कि बैंक हमारा पैसा लेके भाग नहीं जाएगा? ये काम करता है बैंकों का बैंक, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। हाँ, आरबीआई। आरबीआई हमारी पूरी वित्तीय प्रणाली का संरक्षक है। उसके कई बड़े काम हैं। पहला, वही नोट छापता है, 2 रुपए और उससे बड़े। दूसरा, वो सरकार का बैंक है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, वो बाकी सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है। कैसे? वो नियम बनाता है, ये सुनिश्चित करता है कि बैंकों के पास पर्याप्त कैश रहे और ब्याज दरों को घटा बढ़ाकर पूरी अर्थव्यवस्था में पैसे के बहाव को नियंत्रित करता है। आपका बैंक पर भरोसा इसलिए है क्योंकि आपको आरबीआई पर भरोसा है। इस पूरे अध्याय में जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो है ये स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का आइडिया। हाँ, एसएचजीज। ये सुनने में इतना जमीनी और शक्तिशाली लगता है। ये काम कैसे करता है? क्या ये सच में उन लोगों की मदद कर पाता है जहाँ बड़े बड़े बैंक फेल हो जाते हैं? ये वाकई एक शानदार और क्रांतिकारी मॉडल है, खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए। अच्छा। स्वयं सहायता समूह 10 से 20 लोगों, ज्यादातर महिलाओं का एक छोटा भरोसेमंद समूह होता है। वे हर महीने एक छोटी सी रकम 50 या 100 रुपए जमा करती है। ये पैसा समूह के
अपने खाते में इकट्ठा होता है। और फिर उस पैसे का क्या होता है? जब समूह के पास ठीक ठाक पैसा जमा हो जाता है तो वे उसी पैसे से अपने ही सदस्यों को बहुत कम ब्याज पर छोटे छोटे कर्ज देते हैं। अपने ही सदस्यों को? हाँ, किसी को सिलाई मशीन खरीदनी है, किसी को अपनी छोटी सी दुकान के लिए सामान लाना है। अच्छा। क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए सामाजिक दबाव के कारण कर्ज वापसी की दर बहुत ऊंची होती है। मतलब भरोसा काम करता है। हाँ, ये भरोसे का एक छोटा मजबूत दायरा बना देता है। किताब में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। 15 महिलाएं एक समूह बनाती हैं। जब वे नियमित रूप से बचत और लेन देन करने लगती हैं, तो बैंक भी उन पर भरोसा करने लगता है। बिल्कुल। फिर बैंक पूरे समूह के नाम पर बिना किसी बड़ी गारंटी के एक बड़ा लोन दे देता है। ये उन लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ता है जो हमेशा इससे बाहर थे। हाँ, ये वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता सबूत है। बिल्कुल। ये भरोसे को जमीनी स्तर पर समुदाय के अंदर से फिर से बनाने जैसा है। ये दिखाता है कि जब बड़ी संस्थाएं नाकाम होती हैं तो इंसान आपसी सहयोग से रास्ते निकाल ही लेता है। तो वस्तु विनिमय के दौर की सिरदर्दी से लेकर स्वयं सहायता समूहों के आपसी भरोसे तक हमने देखा कि पैसे की कहानी असल में भरोसे के विकसित होने की कहानी है। ये सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं, ये समाजशास्त्र और मनोविज्ञान भी है। और ये यात्रा हमें एक बहुत ही रोचक सवाल पर लाकर छोड़ती है। वो क्या है? हमने देखा कि भरोसा पहले जानवरों की खाल जैसी ठोस चीजों पर था, फिर सरकारी मोहर पर, फिर कागज के एक वादे पर, और आज एक अदृश्य डिजिटल सिग्नल पर है। हाँ। तो सवाल ये है, पैसे का अगला रूप क्या होगा? हम क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी की बातें सुन रहे हैं। जब पैसा पूरी तरह से अदृश्य और किसी एक सरकार के नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, तो मूल्य, अधिकार और सबसे जरूरी भरोसे के बारे में हमारी समझ कैसे बदलेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब